कि मायावती आखिरकार 80 में से जो 10 सीटें आपके पास पहले से हैं, क्या आप उन पर पहले से जीत हासिल कर पाएंगे, या फिर देखा जाए वो 10 की 10 सीटें भी उनकी झोली से जाती हुई नजर आएंगी? कि उस राजनीतिक हद तक पहुंचने में, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार कोशिशें की गई कि उनको गठबंधन का साथी बनाया जाए, लेकिन अब तक वो उसमें सफल नहीं हो पाए। और रही बात बीजेपी कितनी सीटों पर जीतेगी, देखिए ये तो चुनाव परिणाम आने के वक्त ही पता चल जाएगा, लेकिन जो इस समय पूरा समीकरण बैठ रहा है वो इशारा तो यही कर रहा है कि 60 पार बीजेपी अभी भी यहां लाने की क्षमता नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी भी बढ़ रही है, लेकिन आज बात करते हैं यूपी के चुनावी रणनीति की। जिस तरीके से मायावती, चंद्रशेखर और अखिलेश और बीजेपी में होड़ मची है, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में कौन अपना परचम लहरा पाएगा। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं और आज इन्हीं सभी सवालों के लिए हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रांसी हैं, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से यूपी चुनाव में एक सियासी माहौल तैयार किया जा रहा है, बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें आगे चल रही है, लेकिन मायावती और आकाश आनंद जिस तरीके से एक्टिव मोड में है, क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं? देखिए, मायावती और अखिलेश यादव को लेकर जिस तरह से अब तक कई कयास अटकलें लगाए गए थे। अखिलेश यादव ने मायावती के लिए बार बार जिस तरह से अपने सुरों को बदल दिया था, वह कभी मायावती पर निशाना साधते हुए नजर आए, कभी वह तारीफ करते हुए नजर आए। एक वक्त उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि मायावती जो हैं वह हमारी नेता के तौर पर जिस तरीके से वह उन्हें आगे करते हुए नजर आए थे कि वह काफी अनुभवी हैं, तो किसी को भी उनके बारे में कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहना है जिससे कि सियासी हलचल तेज हो। वह नसीहत देते हुए नजर आए थे अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को, और इसके बाद देखा गया कि मायावती साफ तौर पर उन पर तंज भी कसती हुई नजर आई। यानी कि गठबंधन की कोशिशें उस वक्त की गई थी, इंडिया गठबंधन में लाए जाने की कोशिश थी मायावती को, लेकिन वह साफ इनकार कर चुकी। आज जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, मायावती भी। यानी कि मायावती ने जो अपने जन्मदिन के मौके पर जो ऐलान किया था, उन्होंने साफ कह दिया था कि कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी दल के साथ वह जाना नहीं चाहेंगी, और जिस तरह से जो कयास अटकलें तेज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जिस तरह से भटकाने की कोशिश की जा रही है, तो वह ये भी अपील करती हुई नजर आई कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इन चीजों पर ध्यान न दें। तो अब आने वाले समय में माही जो हम देखेंगे वो यही होगा कि अखिलेश यादव अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का, लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आएंगे, वह वोट के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे, तो वही मायावती भी। लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि न सिर्फ मायावती अकेली हैं, बल्कि उनके भतीजे आकाश आनंद भी हैं। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि गठबंधन में लाई जाने की कोशिशें चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी पूरी तरीके से अखिलेश यादव से अब अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो बातें यहां पर जो उनसे की जा रही हैं वो सपा के साथ गठबंधन को लेकर की जा रही हैं, क्योंकि नगीना सीट जो रही वो सीट इस तरह से चर्चा का विषय बनी हुई है कि सभी अलग थलग ही नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, मायावती ने अपने, और चंद्रशेखर आजाद खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने तो उतारा ही है अपने उम्मीदवार को। तो अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि जैसा कि आपने कहा कि रणनीतियां क्या वाकई में यहां पर बदलती हुई नजर आएंगी। मुझे नहीं लगता कि मायावती ने जिस तरीके से कोशिशें की हैं, क्योंकि ये तक कहा गया है कि ईडी सीबीआई का खौफ कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के अंदर बैठा हुआ है कि अगर वह सपा कांग्रेस के साथ आती हैं तो कहीं ना कहीं मोर्चा उनके खिलाफ खुलता हुआ नजर ना आए। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर कह सकते हैं कि अखिलेश जिस तरीके से मायावती को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे थे, मायावती नहीं आई, क्या मायावती उनके खेमे में नहीं जाकर अपना नुकसान कर रही है? देखिए, जाहिर है कि मायावती को एक सियासी नुकसान तो होता हुआ नजर ही आ सकता है। हाँ, अगर गौर कर लिया जाए, मायावती ने जिस तरीके से अपनी पार्टी को इतना मजबूत बनाया, एक वक्त वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, लेकिन इसके बाद देखा गया कि मायावती की जो पार्टी का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया, न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का बल्कि कांग्रेस का भी। हमने देखा कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उन लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन से जिस तरह से चुनाव में जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि तकरीबन 38 सीटों पर मायावती की पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 10 सीटों पर वह कब्जा करती हुई नजर आई, और अखिलेश यादव की पार्टी भी देखा गया था कि 25 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन महज 5 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में अब यहाँ पर सवाल
सवाल ये उठते हैं कि मायावती उन 10 सीटों को अपने पास रख पाएंगी या फिर नहीं, या फिर 10 सीटों से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर पाएंगी कि नहीं। जैसा कि आपने कहा कि मायावती खुद की परेशानियों को बढ़ा रही हैं, तो जाहिर है ये परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सपा और कांग्रेस ने जो गठबंधन में अपनी रणनीति बनाई है, तकरीबन 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आपसी सहमति से यहाँ पर सीटों का बंटवारा हुआ है। जिन सीटों की मांग करती हुई कांग्रेस नजर आई, ऐसे तैसे करके अखिलेश यादव ने वो सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी, जिन सीटों पर वह खुद भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे। जैसे कि रायबरेली की बात कर ली जाए, अमेठी की बात कर ली जाए, उन सीटों का वह दौरा करते हुए नजर आए थे। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की एक रणनीति ये थी कि अकेले ही अपनी पार्टी को आगे ले जाना है, लेकिन देखा गया कि कांग्रेस यहाँ पर जो गठबंधन के लिए आगे आई, तो रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस के खेमे में ही है। तो अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि 80 की 80 लोकसभा सीटें मायावती जिन पर अकेले ही जीत हासिल करने का दावा कर रही हैं, 80 लोकसभा सीटें जहां पर देखा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से जीत हासिल करने का दावा कर रही है। अब यही देखना होगा कि मायावती आखिरकार 80 में से जो 10 सीटें आपके पास पहले से हैं, क्या आप उन पर पहले से जीत हासिल कर पाएंगे, या फिर देखा जाए वो 10 की 10 सीटें भी उनकी झोली से जाती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2019 ने मायावती ने 10 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई थी, लेकिन इस बार वो कहीं ना कहीं वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जुड़ी हैं, वो मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली है और वो भाजपा को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाजपा ने भले राम मंदिर बनवाया है, लेकिन अगर मस्जिद बनती है बाबरी मस्जिद, तो मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं। तो ये जो फैक्टर है कितना काम आने वाला है उनके लिए। अबरार से जानते हैं कि ये सवाल कि जिस तरीके से आकाश आनंद ने एक बाबरी मस्जिद का अब उन्होंने पासा फेंका है, वो आने वाले चुनाव में उनके लिए कितना सटीक बैठता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, आकाश आनंद का ये बयान आप कह सकते हैं कि बिल्कुल वाहियात सा है। चूँकि आप देखिए कि इस बयान को आप ऐसे देखिए कि एक अंडा है, उसमें से बच्चा निकले, उसको मैं गोद लूँगा। तो मुझे लगता है कि ये बयान देना और इस समय राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये पता चलता है कि वो मुस्लिमों का वोट जो है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही सस्ते तरीके से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आकाश आनंद की बात है, तो बीते 5 विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, उन राज्यों में भी उनकी भूमिका को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की कोशिश की गई थी। और जो है मायावती ने अचानक से उनको पार्टी का एक बड़ा आप कह सकते हैं कि जो है पद सौंप दिया था। लेकिन उन राज्यों में भी बीएसपी पार्टी उस तरीके से अपना दमखम दिखा नहीं पाई। अब एक बार फिर से उनकी ये एक राजनीतिक परीक्षा है कि वो लोकसभा चुनाव में कम से कम बीएसपी के प्रत्याशियों को जहाँ जहाँ पर उतारा जा रहा है वहाँ पर कम से कम उनको 2-3% जो है वोट दिलवा सके। जितने हारने की बात दूर किए, चूँकि बीएसपी पार्टी अब खुद अपने जो गृह राज्य उत्तर प्रदेश में ही पूरी तरीके से सिमटती चली जा रही है। पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है। जो बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत होने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर जा रहे हैं। और मायावती इस समय विपक्ष के उन नेताओं में शुमार की जाती हैं जो मात्र जो है आपको सोशल मीडिया तक सीमित दिखती हैं। उनका एक ट्वीट आ जाता है एक्स पर, वो अपना ट्वीट कर देती हैं, बस इससे वो विपक्ष की एक जो है भूमिका निभा रही हैं। और रास्तों पर, सड़कों पर किसी भी तरीके के प्रदर्शन बीएसपी के कार्यकर्ता आपको करते हुए नज़र नहीं आते होंगे। तो मुझे लगता है कि ये आकाश आनंद की एक चाल है, या आकाश आनंद की एक कोशिश है कि इस तरीके के बयान को देखकर क्या वाकई जो है मुस्लिम समाज के वोट बैंक को साधा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान होगा, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में जिस तरीके से राजनीतिक सरेंडर आप कहें बहुजन समाज पार्टी ने किया है, वो जनता के जहन में है। और जनता अगर उन्हें फिर भी चुनती है तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर आत्महत्या करना जैसा है। लेकिन अब्रार, एक सवाल और रहेगा कि मायावती फिर इंडिया गठबंधन के लिए इतनी जरूरी क्यों है? हर कोई चाहता है कि मायावती उनके साथ आ जाए, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि मायावती भले ही सीटों के तौर पर आंकड़े नहीं जुटा पा रही, उनके पास आंकड़े मौजूद नहीं है, लेकिन जो दलित वर्ग है वो उनके साथ अब भी उस मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि आप देखिए कि पार्टी भले ही जो है सीट जीत नहीं पाती है, लेकिन वोट प्रतिशत उनका कुछ ना कुछ रहता है। और ये वोट प्रतिशत मात्र उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि तमाम राज्यों में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। और यही वजह है कि और दूसरी बात ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई भी वैसा बड़ा राजनीतिक चेहरा दलित वर्ग से अब तक निकल करके नहीं आया है। भले एक प्रयास लगातार जारी है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, लेकिन अब भी उनको जो है कई दशक लग सकते हैं मायावती की
कि उस राजनीतिक हद तक पहुंचने में, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार कोशिशें की गई कि उनको गठबंधन का साथी बनाया जाए, लेकिन अब तक वो उसमें सफल नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मायावती कहीं ना कहीं अस्थिर एकदम मोड में नजर आई, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड है वो पार्टियों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से चुनावी समीकरण बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं या अखिलेश यादव को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक आखिरी और छोटा सवाल मेरा अक्षय के साथ होगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने राम मंदिर का कार्ड खेला है यूपी में, वो किस तरीके से अपने आप को आने वाले चुनाव में देख पाती है और कितनी सीटों पर अपनी जीत और पकड़ बना पाती है। देखिए माही, अगर आप गौर करेंगी तो 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 74 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, अब वही बात है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं हिस्सों में बंटकर है। एक तरफ पश्चिम है, एक तरफ पूर्वांचल की राजनीति है, एक तरफ उत्तरांचल की राजनीति। हालांकि उत्तराखंड जब अलग हुआ तो बहुत सा हिस्सा उत्तरांचल का उधर भी चला गया, लेकिन जो उधर से सटे वाले की पश्चिम की तरफ आते, तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से यूपी की राजनीति है वो हिस्सों के आधार पर बटी हुई है। जैसे कि आप पूर्वांचल में गौर करेंगी तो वहाँ पर ओपी राजभर के साथ इनका गठबंधन है, उधर राजा भैया भी है। हालांकि लोकसभा सीटें तो उन्हें नहीं सौंपी गई है। वहीं ओपी राजभर के अलावा अनुप्रिया पटेल भी वहाँ पर है। वहीं पश्चिम में हाल ही में उन्हें यहाँ पर जयंत चौधरी का साथ मिला है। तो बीजेपी का जो यहाँ पर लक्ष्य है, 400 पार का जो लक्ष्य है, उसे तो इतर रख जीती है, वो तो केवल राजनीतिक बयानबाजी है, सभी पार्टियां देकर के चलती है। और वहीं उत्तर प्रदेश में वो 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सामने वाले की तैयारी देख करके चलेंगे, विपक्ष में इंडिया गठबंधन में यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन 63 को इतर रख के जो शेष 17 सीटें हैं, 17 सीटें जो कांग्रेस के खाते में गई है। अब यहाँ पर देखिए गौर करने वाली चीज़ ये है कि राहुल गांधी को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि वो चुनाव प्रसार में जुटे हुए हैं, प्रचार पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में उनके प्रचार नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं दिखे, उत्तराखंड में चुनाव प्रचार नहीं दिखे, MP में इतनी रैलियां उन्होंने नहीं की हैं, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने इतनी रैलियां नहीं की, राजस्थान में उन्होंने रैलियां नहीं की है। वो दक्षिण भारत, दक्षिण के राज्य जहां कहा जाता है कि बीजेपी की इतनी सियासी जमीन मजबूत नहीं है, वहां राहुल गांधी कांग्रेस मजबूती के साथ उठे हैं। वहीं आप देखिए कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जहां 17 सीटें कांग्रेस ने गठबंधन के तहत ली है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन 17 सीटों पर कितनी बार प्रचार के लिए राहुल गांधी आए, कितनी बार प्रचार के लिए प्रियंका गांधी आई या पार्टी के अन्य दिग्गज नेता। वहीं अगर आप गौर करेंगी भारतीय जनता पार्टी पर, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप 74 लोकसभा सीटें जिन पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, उन 74 लोकसभा का सीटों को छोड़ दीजिए, उन लोकसभा सीटों के एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभाएं आ रही हैं, बीजेपी के शीर्ष नेता उन विधानसभाओं तक में रैलियां कर रहे हैं, जिससे अपनी जमीनी पकड़ ज्यादा से ज्यादा कराई जा सके। साथ ही पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 74 सीटों पर, हालांकि 74 पर सभी पर अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनके क्षेत्रों में जितने गांव आते हैं, गांवों के प्रधानों से, उनके क्षेत्र में जितने मंडल आते हैं, मंडल प्रमुखों से, तो कुल मिलाकर के ब्लॉक स्तर से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वहीं कांग्रेस इससे बहुत अछूती नजर आ रही है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगभग 7 से 8 सीट रही है जहां अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बदल दिए। मेरठ को पश्चिम की राजधानी कहा जाता है। मेरठ में 3 बार अखिलेश यादव ने यहाँ प्रत्याशी बदले, यानी तीसरे प्रत्याशी के रूप में यहाँ सुनीता वर्मा को टिकट दिया, जबकि जो दूसरे प्रत्याशी उन्होंने अतुल प्रधान के रूप में चुनावी मैदान में उतारे थे। अतुल प्रधान को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि वो भाजपा यहाँ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरुण गोविल को पूरी तरीके से चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव में अतुल प्रधान ने बीजेपी के एक प्रकार से क्षेत्र के फायरब्रांड नेता रहे संगीत सोम को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया था। ये चीज साफ कर रही थी कि मेरठ में अरुण गोविल को अतुल प्रधान चुनौती दे सकते हैं, लेकिन वहां भी अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। और अखिलेश यादव को लेकर लगातार ये बात चर्चा में है। लगातार उनके कई करीबियों ने यह बात कही है कि अखिलेश यादव का मुख्य फोकस उन सीटों पर है जहां उनके परिवार के लोग उम्मीदवार बनकर उतरे हैं, चाहे डिंपल यादव की मैनपुरी हो, चाहे बदायूं हो, चाहे यहां पर इटावा हो। तो कुल मिलाकर के जो विपक्षी गठबंधन है वो बेहद ही कमजोर स्थिति में सूबे में नजर आ रहा है। और रही बात बीजेपी कितनी सीटों पर जीतेगी, देखिए ये तो चुनाव परिणाम आने के वक्त ही पता चल जाएगा, लेकिन जो इस समय पूरा समीकरण बैठ रहा है वो इशारा तो यही कर रहा है कि 60 पार बीजेपी अभी भी यहां लाने की क्षमता नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी रैलियां और चुनावी रणनीति बनाई है, ऐसे में माना जा रहा है कि वो मायावती और यूपी में जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं उनको मात देते हुए नजर आएगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।